नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी ने अमेरिका, ईरान, इजराइल के मुद्दे पर एक एक करके पर्चे खोल दिए। कह दिया है साफ साफ कि ट्रंप को अब बचाने वाला कोई नहीं बचा। ईरान ने जिस तरह से पलटकर हमला बोला है वो ऐतिहासिक है। क्या कुछ कहा, सीधा लेके चलता हूं केपी मलिक जी के पास। दिल थाम के ये बातचीत सुनिए। 4PM में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। आप मेरठ में बैठ के क्रांति करा रहे हैं। आजादी का बिगुल जो है, आजादी का आंदोलन जो है वो मेरठ से भेजेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। करूंगा मैं मेरठ के आसपास की बातें। पहले आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तो जानकारी है ही है कि क्रांति तो हमेशा मेरठ से ही शुरू होती है, चाहे वो अंग्रेजों की विदाई हो। और जब भी मोदी जी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है, तो पहली रैली हमेशा मेरठ से होती है। आपने 2024 में भी देखा, 17 में भी देखा, 19 में भी देखा, 14 में भी देखा, मोदी जी की उत्तर प्रदेश में पहली रैली मेरठ होती है। तो मेरठ तो क्रांतिकारियों की रणभूमि है, और मेरठ की भूमि से ही चुनौती दी गई है योगी जी को। तो इसका मतलब ये भी जाने वाले हैं क्या? तो बस मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि 1857 का संग्राम शुरू हुआ था मेरठ से। अब मेरठ से सत्ता को सीधी चुनौती है। ये बालियान साहब को, भैया मोदी जी हैं, करीबी हैं। बालियान साहब ऐसा दावा करते हैं। ये बात अलग है कि चुनाव हार गए थे वो एक बहुत चर्चित क्लब का, लेकिन वो सीधे सीधे योगी जी को चुनौती दे रहे हैं। संजीव बालियान की इतनी हैसियत हो गई है कि वो सीधे सीधे योगी जी को चुनौती दे रहे हैं। खेल क्या है? अकेले बालियान चुनौती दे रहे हैं, पीछे कोई और है। ये खेल चल क्या रहा है? देखिए संजय जी, ये तो आप जानते हैं कि दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई चल रही है, उसमें मोहरे ही काम आते हैं। डायरेक्ट वाली लड़ाई तो हो नहीं रही है भाई। वो तो उनके मोहरे लड़ाई लड़ते हैं। और संजीव बालियान जब से चुनाव हारे, वो बौखलाहट में है। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरठ में सकौती एक जगह पड़ती है, और वहां पे एक जाटों का संगठन है, अंतरराष्ट्रीय जाट संसद। तो उन्होंने एक मूर्ति लगाई महाराजा सूरजमल की। वो बहुत बड़े राजा हुए हैं भरतपुर के, लोहागढ़ उनकी राजधानी थी। 80 युद्ध उन्होंने लड़े, एक भी युद्ध हारे नहीं वो। उन्होंने मुगलों को भी पटका, अंग्रेजों को भी पटका। तो भारतीय जनता पार्टी के जो इस तरह के लोग हैं, वो आजकल क्या कह रहे हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट बना दिया उनको, क्योंकि हिंदू जुड़ेगा तभी तो मामला बनेगा चुनाव में। और उत्तर प्रदेश में चुनावी समर शुरू हो गया। अखिलेश जी ने बड़ी रैली करके दादरी से जो है बिगुल फूंक दिया है। तो वेस्टर्न यूपी में राजनीति की चहल पहल शुरू हो गई है। और हमें तो ये लगने लगा है जैसे चुनाव वो बंगाल का, आसाम का तो ऐसा ही चल रहा है, असली चुनाव यूपी में शुरू हो गया है। तो उसी के तहत ये बड़ी रैली हुई, और मौका मिला संजीव बालियान को अपनी ताकत दिखाने का। उन्होंने राजस्थान से हनुमान बेनीवाल को बुलाया, पंजाब से भगवत मान को बुलाया, और हरियाणा से जो है दिग्विजय चौटाला को बुलाया। तो जब मूर्ति का अनावरण हुआ, तो वहां पे पुलिस ने क्या किया, जो अंतरराष्ट्रीय जाट संसद थी और जाट महाराजा, हिंदू हिंदू सम्राट जाट सूरजमल का जाट निकाल लिया पुलिस ने। तो वो बिना जाट के रह गया। वो तो ऐसे हो गए जैसे किसी गाड़ी की लाइट आपने निकाल ली हो। तो वहां बड़ा हंगामा हो गया। तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को चुनौती कम दी, उन्होंने सीधी जो है मुख्यमंत्री को चुनौती दे दी है संजीव बालियान ने। तो इस चुनौती का मतलब क्या है, ये तो चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन ये है कि ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुझे इससे ये हो गया कि चुनावी बिगुल बच चुका है। और चुनावी बिगुल में जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है दिल्ली लखनऊ की, वो भी सामने आती हुई दिख रही है। और ये मामला धीरे धीरे, और उसमें अगले दिन जो ये चीजें हुई, उसमें जो है सोने पे सुहागा हमारे दोस्त और आपके जो खास मित्र है संगीत सोम ने कर दिया। उन्होंने जाके माल्यार्पण कर दिया। क्या भाई, ये कोई जाटों ने पेटेंट थोड़ी करा लिया इनको, ये तो सबके राजा हैं, ये तो सबके हैं। आजकल क्या हो रहा है कि राजा भोज की जो मूर्ति है वो कह रहे गुजर हमारी है, अंबेडकर कह रहे हैं हमारे हैं, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दो, तो मायावती कह रही वो हमारे हैं। तो ये सबने अपने अपने बना लिए। अब जैसे पटेल साहब जो है वो भाजपा ने बना लिए गुजरात में। अब नेहरू को कोई बना नहीं रहा, महात्मा गांधी को कोई पूछ नहीं रहा। तो अब नए नए सबके महापुरुष आ गए हैं, और सब जाति के, सब समुदाय के हो गए हैं। अब आपका समाज परेशान है
क्योंकि आपके पास इतने सारे महापुरुष हैं, किसको बनाए, परशुराम को बनाए, किसको बनाए। अब दिक्कत आपके यहाँ देखिए, हमने तो भाई साहब सबने कर लिया। ठाकुरों ने महाराणा प्रताप की मूर्तियां शुरू कर दी हैं, जाटों ने महाराजा सूरजमल की कर दी है, और भाई साहब जो मायावती जी है वो तो लगाती है अम्बेडकर जी की, काशीराम जी की, अपनी खुद की भी लगा रही है। तो अब आप देखो आपको क्या करना है। अच्छा, आपने जब कहा हमको क्या करना है, मतलब ब्राह्मणों को क्या करना है, ब्राह्मण समुदाय हालांकि मुझे मानता नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा थोड़ा नास्तिक टाइप का मानते हैं लोग मुझे, मैं परंपराओं में यकीन नहीं करता, लेकिन बालियान साहब बड़ा मानते हैं। बालियान साहब ने एक बार ब्राह्मणों को गाली दे दी थी और मेरे पास हाँ किसी ने रिकॉर्डिंग भेज दी, तो मैंने वो हाँ। संजीव बालियान की रिकॉर्डिंग जिसमें वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं चला दी कि ये संजीव, अब संजीव बालियान की हालत खराब हो गई। देश भर के ब्राह्मणों ने बालियान का विरोध शुरू करने कर दिया है। याद है ना आपको, मंत्री थे, गाली दे दी थी। फिर जी बालियान जी ने जी प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ पे आरोप लगाए कि साहब ये तो हम्म बीजेपी के विरोधी है, सत्ता विरोधी है, और झूठा मेरे को ऐसे प्रचारित किया, मैं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूँ। तो मैंने फिर वीडियो बनाया, मैं कहा बालियान हम्म साहब, अगर ये आपकी आवाज नहीं है, अगर ये हम्म आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है जिसमें आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर एफआईआर करा दीजिए। हम्म आपकी रिकॉर्डिंग चली जाएगी कोर्ट में, फॉरेंसिक जांच हो हम्म जाएगी। लेकिन अगर प्रूफ हम्म हो गया ये आवाज आप ही की है, तो ब्राह्मण छोड़ेगा नहीं फिर आपको, मतलब फिर युद्ध ही हम्म, छेड़ेगा फिर आपको ऐसे गाली दे रहे हो। उसके बाद बालियान हाँ। साहब गायब हो गए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में गुस्सा तो आया, गाली पड़ रही है। आजकल पंडित जी लोग वैसे ही नाराज हैं, कहीं शंकराचार्य जी के बोटी को कोई चोटियां खींच ली जा रही हैं, कहीं दूसरे हम्म पंडित जी नाराज हो जा रहे हैं, कहीं और ब्राह्मण हम्म जी सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दे दे रहे हैं। तो पंडितों हम्म के आजकल दिन खराब चल रहे हैं, उनकी जमकर ठुकाई हो रही है, इन द सेंस कि उनको पॉलिटिकल किनारे किया जा रहा है। ऐसे में बालियान साहब फिर मोर्चा खोल रहे हैं योगी जी के खिलाफ। तो बालियान साहब को पीछे क्या दिल्ली वाकई में, क्योंकि जब क्लब के चुनाव में हारे थे बुरी तरह से, तो ये माना गया था कि बालियान की हवा निकल गई, मतलब दिल्ली ने भी कह दिया तुम तो किसी काम के नहीं हो, हमारे ही पिटे हुए मोहरे से तुम हार गए, पिट गए, तो तुम्हारी हैसियत क्या बची। तो बालियान ये जो योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं, इसके पीछे ताकत क्या है? संगीत सोम आजकल योगी जी के करीबी आ गए हैं क्या? क्योंकि पहले योगी जी ने संगीत सोम को भी किनारे कर रखा था, उनके ऊपर कतर रखे थे कि भैया दूसरा ठाकुर नहीं पैदा होने देना है मेरे को। तो संगीत सोम जब बेचारे हाशिए में चले जाते हैं, तो वो हिंदू मुसलमान वाला बयान दे देते हैं कि थोड़ा तड़का लग जाएगा। और बालियान की और सोम की बहुत खटपट रहती है, लड़ाइयां देखी थी हम लोगों ने चुनाव में। तो ये पश्चिमी जी। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है, ये खेल क्या कर रहे हैं बालियान के पीछे? खेल के पीछे क्या चाणक्य नीति है? क्या चाणक्य साहब यानी अमित शाह जी पीछे हैं? योगी को निशाने बनाने के पीछे कारण क्या है बालियान का? नहीं देखिए, इसमें संजय जी पहले तो आपको ये समीकरण समझना पड़ेगा जो संजीव बालियान का संगीत सोम का है। पहली बात तो जाट और ठाकुर का मामला है, और ठाकुर तो योगी जी के करीब हैं, भले ही संगीत सोम से कुछ दूरी हो, लेकिन दिल से तो बाहर वो जाएंगे नहीं। और संजीव बालियान को कहीं ना कहीं वो एहसास है कि मुझे चुनाव हराने में संगीत सोम का बड़ा सहयोग है। हालांकि संगीत सोम की जो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी है वहां जाट समाज के भी वोट हैं, और जाट समाज भी संगीत सोम को वोट देता है। ऐसे ही संगीत सोम नहीं जीत जाता, क्योंकि संगीत सोम जो है वो लड़ाका नेता है, वो लड़ता है प्रशासन से और सबके काम कराता है। लेकिन जब बात आई लोकसभा की, तो ये हुआ कि भाई संजीव बालियान, जाट संजीव बालियान को वोट देंगे नहीं देंगे, तो उसमें ये हुआ कि संगीत सोम का बहाना कई लोगों ने लगा दिया कि वो अपनी वोट नहीं दे रहा, ठाकुर वोट तो बिल्कुल ट्रांसफर होगा ही नहीं। भाई ठाकुर वोट कहां से ट्रांसफर हो जाएगा जब ठाकुर पंचायत कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ ही 24 में, तो आपने देखा। उसके बावजूद भी संगीत सोम का दावा है कि जो मेरे गांव है उसमें अगर किसी गांव में संजीव बालियान हारे हो तो आप मुझे बताइए। वो तो अमित शाह ने बुला के उनसे पूछ लिया, उनके किसी भी गांव में, ठाकुरों के गांव में संजीव बालियान चुनाव नहीं हारे लोकसभा में, सब जगह से उन्होंने जिता के भेजा है। लेकिन अब इनको हारने का ठीकरा कहीं फोड़ना था, तो वो सबसे अच्छी जगह थी फोड़ने का, वहां फोड़ दिया। अब आइए आप अभी की बात पे। अभी जो संजीव बालियान ने आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कराने का जो श्रेय जाता है वो संजीव बालियान को जाता है, क्योंकि संजीव बालियान 2019 में जो चुनाव जीते थे, बहुत ही कम मतों से अजीत सिंह को चुनाव हरा पाए थे। हालांकि आरोप भी लगे थे कि भाई उसमें बड़ी सेटिंग गेटिंग हुई थी और वो किसी तरह जीते थे, और अजीत सिंह तो सीधे सीधी लड़ाई किसी से लड़ते नहीं थे, वो तो बहुत सॉफ्ट किस्म के आदमी थे। लेकिन इस बार पहलवान हरिंदर मलिक खड़े थे सामने, वो हर मोर्चे पर टक्कर दे रहे थे। तो इस बार ये इनको लगा कि एक ही तरीका है, अगर हमारा आरएलडी के साथ समझौता होता है
तो जो आरएलडी का जाट है, आरएलडी का वोटर है, वो भाजपा के साथ मिलकर हमें देगा। लेकिन वहां पे कद्दावर नेता हरिंदर मलिक भी है, उनका लड़का विधायक है, वो खुद सांसद है। तो संजीव बालियान सीट लूज कर गए और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारा नुकसान हो गया आरएलडी के साथ गठबंधन करने से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हुआ, आपके हाथ से 2 सीटें चली गई, मुजफ्फरनगर भी गई, बागपत भी गई, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें गई, और साथ में जो है बोनस चला गया कैराना सीट, जहां से इकरा हसन जीत गई। तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई आरएलडी से गठबंधन करने के बाद। तो भाजपा को तो बड़ा नुकसान हो गया, और फायदा जयंत चौधरी को हो गया। वो केंद्र में मंत्री हैं, खीर खा रहे हैं। दूसरा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल गया। तीसरा, उत्तर प्रदेश में उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बाकी जो विधायक हैं वो अपना वो भी खीर खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, वही माल सूत रहे हैं। तो बड़ा फायदा आरएलडी को हो गया। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस बात से परेशान है कि 2027 में अगर आरएलडी हमारे साथ रहती है तो भाजपा को नुकसान और आरएलडी को फायदा होगा। अब 2027 में आरएलडी तो 30-35 विधायक मांगेगी, और अगर 25 में भी समझौता आरएलडी का हो जाता है तो भाजपा के साथ मिलकर आरएलडी को जीतने की संभावना बन जाएगी। तो ये तो फायदा आरएलडी का हो रहा है, इसमें भाजपा का फायदा कहां है। तो इन परिस्थितियों में यह भी लगता है कि यह समझौता 2027 तक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि नुकसान भाजपा का है। तो संजीव बालियान उहापोह की स्थिति में है, और वो ये चाहते हैं कि जो वो थोड़े ढीले पड़ गए हैं, उनको लोग कम पूछ रहे हैं, तो वो अपनी मार्केट बढ़ाना चाहते हैं इस तरह की चीजें करके। ये उन्होंने मामला शुरू किया है, क्योंकि देखिए 8-9 महीने चुनाव के बच गए, बहुत कम समय है। तो इसमें आपको एक माहौल अपना बनाना पड़ेगा। अगर आप माहौल नहीं बनाते तो आप समाप्ति की तरफ है। फिर आप आए, मंत्री बने, निकल लिए, कौन पूछ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में समीकरण बड़े गड़बड़ चल रहे हैं। एक आईएएस ने इस्तीफा दे दिया नौकरी से, काफी बड़ा भ्रष्टाचार का कुछ मामला भी खोला था उन्होंने। रिंकू सिंह नाम है शायद उनका। और बताइए, इस तरह आईएएस नौकरी छोड़ दे रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट संजय जी वो भी खेला यहीं से संजीव बालियान जी के क्षेत्र से होके गुजरता है। देखिए, जैसे आप कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके गुजरता है, इस तरह की सारी घटनाओं का मामला मुजफ्फरनगर से होके गुजरता है। ये मुजफ्फरनगर में अधिकारी थे रिंकू राही जो हैं, इन्होंने यहाँ पे एक घोटाला पकड़ा था और इनके ऊपर 7 गोलियां चलाई गई थी। आज भी एक गोली इनके सिर में घुसी हुई है, निकली नहीं है। नंबर 1, 100 करोड़ का घोटाला बताते था। उसके बाद अभी रिसेंटली इनकी खबर आई थी, कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पूर्व का कोई जिला था, वहां इनसे उठक बैठक कराई गई थी। बहुत ही शानदार अफसर, गरीब घर से आए हुए, अपने बलबूते पे, कोई इतिहास नहीं है इनके किसी परिवार का, और बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही बढ़िया अफसर। इन्होंने परेशान होकर इस्तीफा दिया है कि इस सिस्टम में कैसे काम किया जाए, और इनको कहा गया कि निकल लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि लाश ही मिले। तो इन्होंने तो इस्तीफा देना ही विचारों ने उचित समझा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और योगी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, भले ही आप कहें भय मुक्त सरकार है और बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन ये ऐसे ही अच्छी है जैसे मोदी जी कह रहे थे कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। वही जुमला उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भयंकर करप्शन, भयंकर लूटपाट चल रही है, सरकारी अधिकारियों की लूटपाट चल रही है, भू माफिया की लूटपाट चल रही है, रिश्वतखोरी चल रही है, पुलिस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल पैसे दे के काम कर रहे हैं, आम आदमी को तकलीफ थोड़ी कम है, इसलिए हमें और आपको दिखाई कम दे रहा है। नहीं तो क्राइम में कोई कमी नहीं है। जहां क्राइम का रेट ये था, क्राइम में सेटल 1 लाख रुपए दे के होता था, और वो 10 लाख दे के हो रहा है। गाय पहले भी कट रही थी, अभी भी कट रही है, पहले थोड़ा कम देना पड़ता था, अब पुलिस ही ले जाके सेब कटवा दे रही है। तो इसलिए क्या है, वो हर चीज की कीमत बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में, सुधरा कुछ नहीं है। और उसका रिएक्शन आपको देखने को मिला कि जो बिगुल दादरी में अखिलेश यादव ने बजाया है, उसमें जिस प्रकार से भीड़ पहुंची है, और भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी लोगों की है, वो नाराजगी का फायदा मुझे दिखता है कि समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ जा रहा है, जो आपने देखा 24 में भी मिला। ये तमाम कारण हैं कि ग्राउंड पे जो चीजें हैं अभी वो बाहर नहीं आ रही है।
और देखिए योगी जी हर चीज कर रहे हो, आप जैसे घटना मेरठ की बात कर रहे हैं, योगी जी किसी पुलिस वाले को थोड़े ही कहेंगे कि मूर्ति का जाट उखाड़ लाओ या इनको परेशान करो। वो अफसर ही वहां जो है दरबार में अपना हाजिरी देने के लिए, राग दरबारी करने के लिए, अपना नृत्य दिखाने के लिए, एक नजरे इनायत करने के लिए योगी जी खुश हो जाए देख के कि अच्छा किया, परेशान किया, शायद हमारा प्रमोशन हो जाए। तो अफसर ही इस तरह के अधिकारी काम कर रहे हैं अपना थोड़ा सा वहां पे वो वाई वाई लूटने के लिए। और जैसा शंकराचार्य को फंसाने की रणनीति योगी जी ने खुद थोड़ी ही बनाई है, वो तो उनके ही पदाधिकारियों ने, उन्हीं के अफसरों ने खुश करने के लिए, अगर हम ये कर दे शायद योगी जी खुश हो जाए, खेल कर दिया और आज योगी जी को फंसा के खड़ा कर दिया शंकराचार्य के मामले में। तो ये इसी तरह का मामला मेरठ वाला भी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की, तो ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है ट्रंप को। लाखों करोड़ों लोग नाराज हैं पूरे दुनिया में ट्रंप से, लेकिन अमेरिका में ही लोग उनसे नाराज हैं। ईरान के लोग सड़कों पर ईरान के शासक का समर्थन करने निकले हैं और अमेरिका के लोग ट्रंप का विरोध करने। ईरान ने दिखा दिया हिम्मत क्या होती है, अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी। क्या लग रहा है किधर की तरफ ये युद्ध जाते हुए नजर आ रहा है मलिक साहब आपको? संजय जी, देखिए इसमें क्या है कि इस बात से आप अंदाजा लगा लेंगे कि आज जो खबर आई है, जो व्हाइट हाउस है अमेरिका का, उसके नीचे जो तहखाना है वो द्वितीय उसके समय का है, उसके हिसाब से बनाया गया था। ट्रंप ने शुरू कर दिया है नया तहखाना बनाना। भूमिगत वहां बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, व्हाइट हाउस के एक प्रांगण में नया तहखाना बनाया जा रहा है, नया कंट्रोल रूम होगा जमीन के नीचे, जो 2028 तक तैयार होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर सब कुछ ठीक है और ट्रंप साहब जो है युद्ध जीतने वाले हैं, तो फिर तहखाना क्यों बनवा रहे हैं? आप अगर ताकत से लड़ रहे हैं और आपके पास सब कुछ है, पहले आप 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन की मोहलत दे रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं? आप तो आप डरे हुए हैं, आप करिए ना हमला। ईरान तो नहीं सुन रहा आपकी बात, ना इजराइल सुन रहा है। अब आप इजराइल की और अमेरिका की भी जो केमिस्ट्री थी वो तो खत्म है, आपस में दोनों की बातचीत हो नहीं रही है। इजराइल ने तो कहा नहीं कि भाई हम भी 10 दिन के सीज फायर में शामिल है आपके पास। अमेरिका खुद ही सीज फायर दे रहा है, खुद ही कह रहा है हमारे जो है अब जमीनी लड़ाई लड़ने वाले सैनिक उतारेंगे, हम 3000 5000 सैनिक उतार दिए हैं और आप सीज फायर भी। दोनों बातें आप कैसे कर सकते हैं? ईरान के पास संजय जी अब खोने को कुछ नहीं बचा है, ईरान के पास पाने के लिए सारा जहां है। और इस मामले में अमेरिका फंस गया है और अभी ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, अब पीछे हटेंगे। जिस तरह से चर्चाएं आ रही हैं, अब इसमें कितने तथ्य हैं कि इस तरह की खबरें भी आज आई हैं, यूएन के एक अधिकारी ने इस्तीफा भी दिया है कि परमाणु हमला अमेरिका कर सकता है ईरान के ऊपर। इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है, क्योंकि यूएन अगर तैयारी कर रहा है, यूएन के पास अगर खबर है, यूएन के पास तभी जाएगी जब उनको कोई तैयारी करने को कहा गया होगा। और एक बड़े पदाधिकारी ने, जो लगभग 12 साल से यूएन के साथ जुड़े हुए थे, अच्छे लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए मानवता के आधार पर इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा मैं इसका समर्थन नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के गले तक पानी आ गया है और अमेरिका खुद खतरे में है, इसलिए वो इस तरह का रिस्क लेने जा रहा है। और अगर ये चीज होती है तो संजय जी मान के चलिए कि हम तृतीय विश्व युद्ध में कदम रख रहे हैं। उसकी मैंने 2 तस्दीक आपको करी है कि व्हाइट हाउस के नीचे आप तहखाना बनवा रहे हैं और आप इस तरह का अगर सोच रहे हैं परमाणु हमला करने का, मतलब कि इसके कितने घातक परिणाम होंगे। और उसमें हमें फिर ये समझना चाहिए जो बाकी देश की हालत खराब होगी और भारत किस मोड़ पे खड़ा रहेगा, ये भी आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि भारत में परिस्थितियां धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हो गई है। भले ही सरकार कितना भी कहती रहे गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां गैस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। शहरों में सप्लाई थोड़ी है, जहां पाइपलाइन की सप्लाई है या जहां गैस के सिलेंडर भी है वहां थोड़ी ठीक है। दिल्ली में अभी हमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो रूरल एरिया है, दिल्ली का भी रूरल एरिया है, या जो ब्लैक में छोटे मोटे अपने सिलेंडर खरीदते थे उनको नहीं मिल रहा है। तो ये शुरुआत तो हो गई है और ये युद्ध अब इतनी जल्दी खत्म होता हमें नहीं लग रहा है कि जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके गले में छछूंदर फंस गई है अमेरिका के, उसका मजबूरी है लड़ना। और इजराइल बीच में तमाशा देख रहा है, ईरान को बर्बाद हो चाहे कुछ हो, क्योंकि ईरान को पीछे हटना, पीछे हटेगा वैसे मर जाएगा, तो इसलिए आगे लड़के ही मरा जाए। दूसरी चीज क्या है कि ईरान को ताकत देने के लिए लगातार ऑक्सीजन चाइना से मिल रहा है,
तो जब तक उसको इधर से भी ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो वो लड़ाई लड़ता रहेगा। तो कुल मिला के मुझे ये लग रहा है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिखती ही है, क्योंकि कोई भी अभी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा है संजय जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने केपी मलिक साहब मुझे समय दिया, बातचीत की। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। आप समझ रहे होंगे कि राजनीति चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या दुनिया की हो, कहाँ जा रही है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, 4 अप्रैल को स्वानंद किरकिरे जी का शो करा रहा हूं लखनऊ में। अंसल में दयाल लॉन में पहली बार स्वानंद किरकिरे, जिन्होंने दुनिया में धूम मचाई थी गाने ओरी चिरैया नमोरी चिरैया, बहती हवा सा, तो 3 इडियट, पीहू बोले, कितने शानदार शानदार गाने हैं उनके। तो जरूर बुक माई शो पे जाइए, टिकट बुक कराइए। ये शो अद्भुत होगा, लखनऊ के लोगों का होगा। टिकट कम बचे हैं, आज ही बुक माई शो पे कराइएगा टिकट और मुझे बताइएगा। मैं भी आपका स्वागत करने के लिए वहां पे आपको मिलूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।